ये कहानी है एक बेहद पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर की। ये कहानी है एक बेहद पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर की। और ये कहानी उस मैकेनिकल इंजीनियर के माँ बाप जो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं उन सब की। कहानी कर्नाटक के बेलगावी की है। अभी 24 मई की बात है, जस्ट 4 दिन पहले 24 मई को एक अथानी पुलिस स्टेशन है बेलगावी में। वहां पुलिस के पास एक कॉल आती है। फोन करने वाला कहता है कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया है और इस रोड एक्सीडेंट में मेरी बहू, उसकी मौत हो गई है। पुलिस वाले को वो अपना परिचय देता है, कहता है कि मैं जिसकी मौत हुई है उसका फादर इन लॉ यानी ससुर हूं। खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहां जाती है तो देखती है कि एक बाइक सड़क पर पड़ी है। किनारे उसी बाइक के पहिए में, पिछले पहिए में वो जो बहू थी उनकी साड़ी का पल्लू फंसा हुआ था पहिए के साथ। और कपड़ों से पता चल रहा था कि जिस्म काफी देर तक और दूर तक पथरीली सड़क पर घिसटता रहा। लहूलुहान हालत। पुलिस ने पहले देखा, मौके पर ही अंदाजा हो गया कि अब ये जिंदा नहीं है। फौरन एम्बुलेंस बुलाया गया, नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा और डेथ डिक्लेयर कर दिया। जिसकी मौत हुई थी उसका नाम था डॉक्टर रेणुका संतोष होनाकंडे। डॉक्टर रेणुका की शादी से 5 साल पहले हुई थी। बेहद पढ़ी लिखी थी। अब पुलिस ने पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो पता चला कि उस बाइक पर उस रात 3 लोग बैठे हुए थे। अब ट्रिपल राइडिंग तो जुर्म है। पुलिस वाले ने कहा आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने कहा जी मजबूरी थी। तो ससुर साहब ने कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि 24 मई को उनकी वाइफ यानी रेणुका की सास और रेणुका, सास और बहू, ये दोनों एक मंदिर गए थे। मंदिर उनके घर से कुछ दूरी पर, और मंदिर किसी मन्नत को मांगने के लिए गए थे। जब वो रात को लौट रहे थे तो आखिरी बस छूट गई। अब रात का वक्त था, वापस लौटने का कोई साधन नहीं। तब जो सास थी डॉक्टर रेणुका की, उनका नाम है जयश्री, उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। जयश्री के हस्बैंड यानी कि कोमन्ना। तो मिस्टर कोमन्ना को फ़ोन किया जयश्री ने और कहा कि आखिरी बस हमारी छूट गई है, घर कैसे लौटेंगे, आप मोटरसाइकिल लेकर आ जाइए और हम दोनों को घर ले चलिए। तो इस फ़ोन के आने के बाद परेशान कोमन्ना बाइक लेकर पहुंचते हैं जहां उन्होंने बताया, बस स्टॉप पर। वहां जाने के बाद अब वो दोनों को बिठाते हैं। बाइक चला रहे हैं कोमन्ना यानी कि रेणुका के ससुर। बीच में बैठी हैं उनकी वाइफ यानी जयश्री, और सबसे पिछली पीछे की तरफ इन दोनों की बहू डॉक्टर रेणुका। उन्होंने कहा उसके बाद हम जब जा रहे थे तो अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ा और मैंने देखा कि हमारी बहू नीचे गिर गई है और उसका साड़ी का एक सिरा पहिया से फंसा हुआ है। लेकिन बाइक की रफ्तार थी, जब तक मैं ब्रेक मारता हम काफ़ी आगे तक निकल गए। फिर बाइक रुकी, भाग कर आए तो देखा उस वक्त सांस चल रही थी। थोड़ी देर के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। ये उनकी कहानी थी। अब पुलिस ने तफ्तीश की, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोड एक्सीडेंट का मामला। पूछताछ के बाद सास ससुर को दोनों घर भेज दिया गया। अब इसके बाद यही मानकर अब तक पुलिस चल रही कि एक सिंपल रोड एक्सीडेंट का केस है। फिर इस हादसे की खबर मिली तो डॉक्टर रेणुका के घर वाले वहां आए, फिर पुलिस स्टेशन आए, मुर्दा घर गए, पता किया कि क्या हुआ। तो जब वो पुलिस के पास गए तब उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई रेणुका के घर वालों ने पुलिस को। अब पुलिस ने उनकी कहानी सुनी। फिर रेणुका का जो हस्बैंड, उसका नाम है संतोष होनकांडे, पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पता चला जब यह हादसा हुआ तब वो घर पर नहीं था और शहर में भी नहीं था, मतलब सास ससुर ही थे। खैर पुलिस तफ्तीश कर रही रोड एक्सीडेंट के केस से। उधर रेणुका के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बेटी को तंग किया जा रहा था, पति के जरिए भी, सास ससुर के जरिए भी। पुलिस को लगा हर घर में ये आम बात है, ऐसे झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ सारा सबूत जो है वो दिख रहा है कि रोड एक्सीडेंट का केस है।
लेकिन उन्हीं पुलिस वालों से कुछ ने बड़ी गंभीरता से शिकायतों को सुना, थोड़ा चेहरा ऑब्जर्व करता है, सास ससुर के चेहरे को भी देखा, रात की घटना याद की, और सारी चीज़ों को मिलाकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ जो थी उसकी पहली जो शक की बुनियाद थी वो ये थी, क्योंकि उस रात वो भी मौके वारदात पर गया जब ये पुलिस के पास फ़ोन आया कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जब बाइक से गिरी, किसी ने टक्कर मारी या किसी और वजह से संतुलन बिगड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने के बाद सिर्फ एक ही शख्स बाइक से नीचे कैसे गिर सकता है? बाइक चला रहे और उसके बीच में बैठे हुए 3 लोगों के बैठने के बाद बाइक का बैलेंस वैसे ही बिगड़ सकता है। लेकिन यह हैरत की बात थी कि सिर्फ बाइक से एक ही गिरी, वो भी डॉक्टर रेणुका। बाकी 2 लोग बाइक से गिरे नहीं, ना उनके किसी चोट के निशान, ना बाइक पे कोई ऐसी रगड़। तो ये कैसे भला हुआ कि मतलब एक गिर जाए और बाकी 2 यूं ही बाइक चलाते रहें और संतुलन न बिगड़े? उसने उन सारे पूरे बाइक की तलाशी ली, देखा हर तरफ, कहीं ऐसे कोई निशान नहीं। उन दोनों को भी चेक किया, कोई चोट के निशान नहीं। तो ये बात उसे गले नहीं उतरी कि बाइक से एक ही नीचे कैसे, और वो भी अगर उसकी साड़ी का एक सिरा पहिया से बंद गया और वो घिसट रही है, फिर भी बाइक चल रही है और वो दोनों में से कोई नहीं गिर रहा है, ये बात उससे गले उतरती नहीं। लेकिन और कोई सबूत नहीं। खैर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तभी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पूरी कहानी ही पलट जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि डॉक्टर रेणुका के जिस्म पर एंटीमार्टम थे। मैंने कई बार आपको बताया है, एक होता है एंटीमार्टम, एक होता है पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम वो जो किसी शख्स के जिंदा रहते हुए, उसकी सांसें चलते हुए उसके जिस्म पर कोई चोट हो, उसके निशान हो। मतलब एक जिंदा इंसान को जब आप मारेंगे, वो मुर्दा नहीं है अभी, तो फिर उसके जख्म के जो निशान होंगे वो गवाही दे देंगे कि ये चोट तब के हैं जब ये जिंदा था। पोस्टमार्टम यानी कि एक शख्स को, जो एक मुर्दा है, जिसकी जान जा चुकी है, मर चुका है, अब आप उसको चाकू मारो, आप उसको पत्थर मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, उसमें पता चल जाएगा कि एक जिंदा इंसान को मारा गया या एक मुर्दे के साथ मारपीट हुई है। तो जो एंटीमार्टम बताया गया कि डॉक्टर रेणुका के जिस्म पर, खासतौर पर सर पर और गले पर एंटीमार्टम के निशान हैं, यानी जब उसकी मौत नहीं हुई तब उस वक्त के। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि मौत की एक वजह स्ट्रैंगुलेशन भी था, यानी गला घोटना। अब बाइक से गिरने से मौत और गला कैसे? तो एक ये हो सकता है कि साड़ी का पल्लू गले में फंस गया, बाइक आगे बढ़ती रही और वो घिसटती रही और गांठ गहरा हो गया, और शायद गला घुटने से दम तोड़ दिया। मुमकिन हो सकता है, बाइक के पहिए में कई बार ऐसा हुआ है, फंसकर दुपट्टे से या साड़ी से गला घुट जाता है। इवन कई बार रिक्शे पे हुआ ऐसा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ बता रही कि एंटीमार्टम भी है। अब पुलिस के कान खड़े हुए, पुलिस ने अपनी तरफ से तफ्तीश की। इत्तेफाक से जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं। तो अमूमन ऐसे केस में जो साजिश बुनी जाती है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आसपास कोई कैमरा ना हो, क्योंकि आप पकड़ में नहीं आएंगे। तब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, डॉक्टर रेणुका के घर वालों से पूछताछ की। सारी पूछताछ के बाद सारी कहानी अब पुलिस के सामने थी। और अब पुलिस के सामने 3 किरदार, 3 आरोपी थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 3 थे डॉक्टर रेणुका के हस्बैंड संतोष होनाकंडे, डॉक्टर रेणुका के फादर इन लॉ यानी ससुर कमन्ना होनाकंडे, और डॉक्टर रेणुका की सास यानी मदर इन लॉ जयश्री होनाकंडे। 38 साल का संतोष, 65 साल के कमन्ना और 63 साल की जयश्री, इन तीनों पर इल्जाम लगा कत्ल का। कत्ल अपनी ही पत्नी और अपने ही बहू का। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि तो यह कत्ल किया क्यों, और कत्ल की प्लानिंग ऐसी क्यों रची गई। तो जब पूछताछ शुरू हुई तो पूरी कहानी सिलसिलावार सामने आ गई। कहानी कुछ यूं है। करीब 5 साल पहले 2020 में जब संतोष एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका, उसकी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई, कई लाख रुपए सैलरी। अब घर वालों ने उसका रिश्ता देखना शुरू किया।
जब रिश्ता देखना शुरू किया इसी बेलगावी के आसपास, तभी उन्हें पता चला कि वहीं थोड़ी दूर पर एक इलाके में एक लड़की है जिसका नाम है डॉक्टर रेणुका। रेणुका ने मेडिकल की पढ़ाई की और प्रैक्टिस कर रही है, घर वाले ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे अमीर हैं। तो किसी बिचौलिए ने बताया, इन्होंने बात की। अब लड़की देखने के लिए संतोष और उसके माँ बाप रेणुका के घर पहुंचे। इन्हें थोड़ा शो ऑफ करना था, दिखाना था। तो ये 3 लोग और इनके एक 2-4 और रिश्तेदार, ये सभी 4 फॉर्च्यूनर कार में बैठकर वहां जाते हैं। लोग कम, गाड़ी ज़्यादा। ये चाहते तो सब एक ही में जा सकते थे, 4 फॉर्च्यूनर कार, ताकि लड़की वालों पर थोड़ा रुआब पड़ सके। अब वहाँ गए। अब लड़का मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक ठाक सैलरी। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता, लगता है पैसे हैं, फिर पढ़े लिखी फैमिली है उनकी। तो रिश्ता तय हो गया, बात बन गई और 2020 में दोनों की शादी हो गई, रेणुका और संतोष। अब शादी के बाद रेणुका घर आ गई अपने ससुराल। ससुराल में कुछ महीने बड़े अच्छे गुजरे। सास ससुर ने उसको खूब प्यार दिया, पति ने भी दिया। अब पति का ट्रांसफ़र हुआ सतारा, महाराष्ट्र में, तो वहाँ चला गया वीक में, लेकिन छुट्टी जब भी होती सैटरडे संडे वो वापस आ जाता और फिर वापस चला जाता। ज़िंदगी पहले साल तक ठीक ठाक चलती रही, लेकिन जैसे ही पहला साल बीता, अब पति पत्नी के बीच खटपट शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई। फिर ये हुआ कि कुछ वक्त सतारा में उसने अपने साथ रखा रेणुका को, संतोष ने। जब झगड़ा हुआ तो उसने लाकर अपने घर पे छोड़ दिया, माँ बाप के पास। यानी अब रेणुका सास ससुर के पास है, वो सतारा में है, कभी आता कभी नहीं आता। धीरे धीरे वक्त बीता। अब साल से 2 साल हो गए। 2 साल के बाद अब तक सिर्फ पति से झगड़ा हो रहा था, अब सास ससुर ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, कमन्ना और जयश्री, रेणुका के सास ससुर। अब ताना इस बात पर दिया जा रहा था कि शादी के 2 साल हो गए और अब भी तुम्हारी गोद सोनी है, तुम माँ नहीं बन पाई, हम दादा दादी नहीं बन पा रहे। जो मैंने शुरू में आपसे कहा था 25-30 साल पहले इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आज के दौर में हो, अजीब लगता है सुनकर। तो अब रेणुका को एक साथ 3 लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उसका अपना पति और इधर सास ससुर। जुल्म ढाते रहे, वो सहती रही, वक्त बीतता रहा। 2025 आ गया, 5 साल बीत गए शादी के। लेकिन कमाल है डॉक्टर रेणुका का, वो सारे जुल्म सितम सहती रही, लेकिन पलटकर अपने घर, अपने मायके नहीं गई। उसने कहा क्या माँ बाप को तंग करना, क्या परेशान करना, अपना गम है, अपना दुख है, अपनी तकलीफ है, खुद ही सह लेंगे और खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसे लगा कल को ठीक हो सकता है, मैं एक बार माँ बन जाऊँ तो सारे मसले हल हो जाएंगे। उसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन ये सब ठीक नहीं हुआ। इधर अब सास ससुर को भी ये था कि डॉक्टर रेणुका से पीछा छुड़ाया जाए। हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि संतोष की दूसरी शादी करते हैं। और फिर एक रोज़ गुपचुप तरीके से, करीब 6-8 महीने पहले, संतोष के माँ बाप ने संतोष की दूसरी शादी करा दी। दूसरी शादी करा दी, इस बारे में डॉक्टर रेणुका को कोई भनक नहीं, लेकिन उन्हें डर था कि एक दिन तो पता चल जाएगा। और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी, जेल भी जा सकता है, नौकरी भी जा सकती है। फिर इसी बीच अचानक ये हुआ कि पता चला कि संतोष की जो दूसरी शादी हुई, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। मतलब घर वालों को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए औलाद चाहिए था, वो औलाद की खबर भी आ गई। अब उन्हें लगा क्या करें। तब फिर तीनों ने तय किया एक ही रास्ता है, डॉक्टर रेणुका को रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन कैसे? बहुत सोचा, फिर ये आया कि कुछ इस तरीके से हटाते हैं कि किसी को शक ना हो और एक एक्सीडेंट लगे। साजिश में तीनों शामिल हैं, माँ बाप और बेटा भी, यानी सास ससुर और पति। रेणुका इन चीज़ों से अनजान। प्लान ये हुआ कि ठीक है 24 मई को वहीं एक मशहूर मंदिर है, वहाँ मंदिर में बड़ी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो जयश्री ने बड़े प्यार से अपनी बहू डॉक्टर रेणुका से कहा चलो उस मंदिर भी चलते हैं, वहाँ भी मन्नत मांग लेते हैं, क्या पता गोद भर जाए। रेणुका इन सारी चीज़ों से अनजान अपनी सास के साथ निकल ली। प्लान के तहत उन लोगों को पता था आखिरी बस कितने बजे है। वो जानबूझकर मंदिर से लेट निकले, आखिरी बस छूट गई। दोनों बस स्टॉप पर साजिश का अगला पड़ाव यही था कि जयश्री ने अपने पति को फ़ोन किया, कहा कि बस छूट गई है, तुम मोटरसाइकिल से हमें लेने आ जाओ। कमन्ना पहुंचता है, वहाँ जाता है, मोटरसाइकिल पर खुद आगे बैठता है
बीच में अपनी बीवी को बिठाता है और सबसे पीछे रेणुका को। जगह उन्हें पहले से ही चुन रखा था, एक सुनसान जगह पर जहाँ का ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना। इशारा होता है, कमन्ना अपनी बीवी जो बीच में बैठी है जयश्री, उसको कोहनी मारकर सिग्नल देता है। जैसे ही वो सिग्नल देता है, जयश्री पूरी ताकत से पीछे बैठी हुई, क्योंकि पीछे कोई सहारा भी नहीं है, चलती बाइक से अपनी बहू को जोर से धक्का मारती है। थोड़ी सी जगह थी पीछे की सीट पर, बाइक की रफ्तार तेज, चलती बाइक से सास अपनी बहू को धक्का मारकर नीचे गिरा दी। बाइक कुछ आगे जाकर रुकी, दोनों बाइक को रोकते हैं, बाइक से वापस आते हैं उस जगह पर जहाँ पर डॉक्टर रेणुका गिरी हुई है। इसके बाद देखते हैं सर से खून बह रहा है, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही हैं। वहीं पास में ढूंढता है ससुर कोई पत्थर, एक पत्थर मिल जाता, उठाकर लाता है। घायल पड़ी सड़क पर अपनी बहू के सर पर वही पत्थर जोर से मारता है, फिर उसका सर सड़क पर पटकता है। इसके बाद उसी के साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंट देता है। गला घोंटने के बाद जब सास ससुर को यकीन हो जाता है कि रेणुका मर गई, तो फिर उस वही साड़ी का पल्लू वो अपने बाइक के पिछले पहिए में कुछ इस तरह फंसाता है कि ऐसा लगे कि गिरने के बाद वो पहिए में साड़ी उलझ गई और वो घिसट गई। इसके बाद उस पहिए के साथ उसकी साड़ी का पल्लू बांधकर करीब 120 मीटर सास ससुर बाइक पर बैठे हैं और बहू को घसीट कर ले जाते हैं। 120 मीटर 120 मीटर ले जाने के बाद अब उन्हें लग गया कि ये पूरा एक्सीडेंट का एकदम जो जैसे होता है वैसे हुआ है। अब वो साइड में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, फिर सब कुछ देख लेते हैं परफेक्ट। फिर अथानी पुलिस को फ़ोन जाता है, खुद ससुर बताता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ फिर पुलिस पहुँचती है। आगे की कहानी आपको मैंने पहले सुनाई। तो अब तीनों इस वक्त जेल में हैं। सोचिए, एक पढ़ा लिखा परिवार वंश बढ़ाने के लिए अपनी ही बहू को या अपनी ही पत्नी को कैसे मारा। और सोचिए ये भी कि जिस वंश को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी की, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन अब पति को जेल में रहना होगा, सास ससुर भी जेल में होगा। अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा, हालांकि उसका कोई जुर्म नहीं है, क्या दादा दादी और क्या बाप का प्यार और गोद उसे मिलेगा? और उसकी उस दूसरी पत्नी का क्या, जो पता नहीं, जिसके सामने भी ये सच न बताया गया हो कि ये उसकी दूसरी शादी है, तो उसका भी क्या? एक चीज़ ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। हर बुरी चीज़ का अंजाम बुरा होता है, लेकिन हमेशा कहता हूँ काश पहले अगर आदमी यही सोच ले आगाज़ से पहले अंजाम, तो बहुत सारे क्राइम होने से बच जाएंगे। बहुत सारी इनकाउंटर की कहानियाँ आपको सुनाई हैं। अब अगर खुद ही कोई पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो उसे क्या कहेंगे? आज की कहानी के बीच बीच में पार्ट में जो मैं बताऊंगा वो बाकायदा वीडियो के जरिए आपको दिखाऊंगा, ताकि आप खुद तय करें कि ये है क्या। ये कहानी एक इनकाउंटर की है, एक ऐसा इनकाउंटर जिसमें एक साथ 3 अपराधियों के पैरों में गोली लगती है, 2 के राइट पैर में और 1 के लेफ्ट में। जो लोकेशन है ये पूरी फिल्म कह रहा हूं लेकिन असली कहानी है। यह है यूपी के वाराणसी का एक देहाती इलाका, एक गांव का इलाका, सुनसान। अमूमन इनकाउंटर सुनसान जगह पर ही होती है। अब इस सुनसान जगह पर इनकाउंटर हो चुका है। इनकाउंटर की फिल्म शूट नहीं हो रही है, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि लाइव इनकाउंटर कौन शूट करेगा। तो यहां ये फिल्म शुरू होती है आफ्टर इनकाउंटर। इनकाउंटर हो चुका है और अब ये फिल्म शुरू होगी। लेकिन इस फिल्म के शुरू करने से पहले, लाइट कैमरा एक्शन बोलने से पहले, जो इस फिल्म के मेन 3 कैरेक्टर हैं, 3 किरदार हैं, 3 क्रिमिनल हैं, उन्हें उनकी लोकेशन बताई जाती है कि आप कहाँ पे होगे, आप कैसे होगे, आप कैसे लेटे होगे, आपके आसपास में क्या सामान होगा। सब कुछ हो गया। अब पुलिस वाले आते हैं। चूंकि एक्शन फिल्म है, इनकाउंटर का है, तो बाकायदा एक पुलिस वाले भाई साहब, उनके हाथ में पिस्टल है।
अब वो पिस्टल के साथ वो भी रेडी हैं, तीनों कैरेक्टर भी रेडी हैं। ये याद रखिएगा दिमाग में कि इनकाउंटर हो चुका है थोड़ी देर पहले, बट वो फिल्म में कहीं कैद नहीं, किसी कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं है। ये फिल्म शुरू ही होती है आफ्टर इनकाउंटर। तो अब सब कुछ हो गया। वाराणसी का ये सुनसान इलाका है, लाइट कैमरा एक्शन बोला जाता है और इस फिल्म में एक आवाज़ आती है, ओके। शायद ये आवाज़ कैमरामैन की थी जो कैमरे के पीछे था। तो जैसे ही वो ओके बोलता है, उस लोकेशन पर मौजूद तमाम असली पुलिस वाले अब वो हरकत में आते हैं। एक्शन बोलते ही वो अब एक्शन मूड में आ जाते हैं। और इसके बाद जो शायद तीनों कैरेक्टर को पहले से ही डायलॉग दिया गया होगा, वो बिल्कुल रटा रटाया डायलॉग, सवाल ही नहीं है वो दूसरा टेक दें, सिंगल टेक में उन्हें सीन देना है। तो अब इस फिल्म की पहली लोकेशन, पहला कैरेक्टर और पहला शूट शुरू होता है। और जब ये शुरू होता है तो इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एक शख्स ज़मीन पर पड़ा है। ज़मीन पर पड़ा है, उसके बाएं पैर में घुटने के नीचे एक कपड़ा है बंधा हुआ है। ये बता रहा है कि उसके पैर में गोली लगी है। उसके राइट साइड में एक बैग पड़ा हुआ है और ये शख्स ज़मीन पर आराम से लेटा हुआ है। चारों तरफ पुलिस है, पैर में गोली लगी हुई है, पैर पे कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन भाई आराम से लेटा हुआ है। कैमरामैन की आवाज़ आती ओके, और उसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है। अब ओके के बाद क्या होता है पहले आप ये सुन लीजिए। ओके, क्या नाम है? हाँ? पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजनंदन। कला से मिलती। ये बैग किसका है? बैग निकालो, बैग 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 चेक करो। बैग है, यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको, खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आओ जी, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है, ये कहाँ का सामान है? ये सब मंदिर का सामान है। सब किसके मंदिर का? महंत जी का। कौन महंत जी? दिसंबर नाथ मिश्रा का। वहाँ तुम लोग चोरी किए थे अभी? हमने चोरी किया था, दूसरा कोई हाँ, चोरी किया। कई लोग मिलके थे? कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग। उसी के सामान है ना ये? ठीक है, बाहर निकालो, बाहर निकालो सामान। चलिए सामान के सभी का गिनती लीजिए, ठीक है? हाँ, और ये बरामदगी का वो बनाइए। इसको चेक करिए, इसको करवाइए। तो हुआ यह कि एक्शन बोला गया, ओके बोला गया, वो बंदा लेटा हुआ और पुलिस वाले ने कहा कि चलो उठाओ। वो खड़ा हुआ, बल्कि बैठा पहले। उसके बाद पूछा गया ये बैग, अब मासूमियत देखिए हमारे पुलिस वालों की, उसके पास बैग पड़ा हुआ है, इनकाउंटर हो चुका है, पुलिस वालों ने अभी तक बैग को हाथ नहीं लगाया। कहते हैं बैग लाओ, और उसी जो जख्मी पैर, उन दोनों पैर के बीच में उस बैग को रखा जाता है और कहा जाता है उसी से फिर मासूमियत देखिए बैग खोलो। वही क्रिमिनल बैग खोल रहा है और बड़े करीने और सलीके से उस बैग के खुलते उसमें से एक पॉलीथिन बाहर आता है और उसमें वो चोरी का माल था जो उसने चुराया। और बाकायदा पुलिस पूछ रहा, नाम बाप के नाम से कहानी शुरू होती है। फिर ये कि ये क्या है, कहाँ चोरी की, कौन सा माल है, वो बताता है ये मेरे हिस्से का माल है। तो यहाँ तक आपने देख ली। अब अभी भी वो लेट कर बैठा हुआ है। ये पहला सीन खत्म हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा सीन शुरू होता है। दूसरा सीन ये है कि ये लेट कर जो बैठा था, अब इसको उठाना है और खड़ा करने के बाद अब इसकी जामा तलाशी लेनी है। जामा तलाशी मतलब उसके बॉडी की पूरी तलाशी, उसके कपड़ों की तलाशी, जेब की तलाशी, और इसके बाद अब तलाशी शुरू होती है। अब जब ये तलाशी शुरू होती है तो ये सीन शुरू होता है। तो वो खड़ा हुआ और अब उसकी तलाशी ली जा रही है। अब ये दूसरा सीन देखिए। इनकी जमा तलाशी लीजिए, निकालो इनकी जेब से, जमा तलाशी लीजिए। उधर दिखाओ, मोबाइल ये फोन। राउंड भी है, एक राउंड है, ठीक है? ठीक है, उठा लीजिए। मैं नहीं कोई कब्जा पुलिस लीजिए। इसको एनवेलप वो है, किसमें लेंगे इसको? कोई पन्नी नहीं, पैकेट इसको रखिए, कब्जा पुलिस लीजिए। ठीक है, ठीक है, 2 लोग इनको जो है इनको हिरासत में पन्नी में डाल दीजिए, पन्नी में डालिए, पन्नी में डालिए। तो अब जामा तलाशी भी पूरी हो गई इस पहले कैरेक्टर, पहले शख्स की। बस एक बात नोट कीजिएगा, आगे आपके काम आएगा, कि जब जामा तलाशी हुई तो उसके जेब से मोबाइल निकला, पर्स, पैसे, सोने की एक चेन थी, और एक आखिर में आपने आवाज़ सुनी होगी, एक राउंड मिला है। राउंड में एक गोली, एक कारतूस। तो उसकी जेब से, एक दाईं जेब से एक कारतूस भी बरामद हुआ। अब ये सब हो गया। उसके बाद उससे कहा गया कि भाई चलो अब इसको 2 लोग ले जाओ। अब ये जब्त हो गया, जमा हो गया, मतलब वो अरेस्ट हो गया, अब उसको ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, थाने ले जाओ, आगे जहाँ भी ले जाओ। तो इसी के साथ पहला सीन कंप्लीट हो गया। पहले कैरेक्टर के साथ शूटिंग लोकेशन पर अब ये शख्स पुलिस के हवाले और वहाँ से चला जाता है।
अब पूरा इस कैरेक्टर का क्या मजाल, जो एक बार भी रीटेक दे, इसने पूरे डायलॉग सब कुछ अच्छे से बोला। पुलिस वाले ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, सारी तलाशी ली, गोली तक जेब से बरामद कर दी। हालांकि हथियार उसके पास से नहीं था, लेकिन गोली मिल गई है। बैग भी वहीं पे है, बैग भी, सामान भी मिल गया चोरी का। अब इसका काम खत्म। इस कैरेक्टर का रोल इतना ही था इस फिल्म में। अब वो बाहर हो गया कैमरे से भी और सीन से भी। अब लोकेशन चेंज होनी है, दूसरे सीन को फिल्माना है। कैमरामैन फिर से तैयार होता है। लोकेशन दूसरी जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस जगह से जहाँ पे पहली शूटिंग हुई बस उसके बराबर में ही। तो अब कैमरे का रुख दूसरी तरफ होता है। कमाल ये है कि जो दूसरा कैरेक्टर है पहले वाले से लगता है कि ज़्यादा बेहतर अदाकार है। चारों तरफ पुलिस वाले हैं, उसके भी पैर में गोली लगी हुई है, दाहिने पैर में कपड़ा बंधा हुआ है। आराम से अपना हाथ सर के नीचे रखकर बेफिक्र लेटा हुआ है। अब पुलिस वाले उसकी तरफ रुख करते हैं, कैमरा ऑन होता है, फिर वही नाम और बाप के नाम से बातचीत शुरू होती है। अब ये एक्शन रोल शुरू हो चुका है। अब ये सीन देखिए। नजदीक ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उठो। क्या किए थे तुम? इन लोग के साथ में थे। क्या ये तुम्हारा बैग है? खोलो इसको, निकाल दीजिए। खोलो, क्या खोलो, ये खोलो दूसरा चैन। ये क्या है? निकालो। ये क्या है ये? खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सर महान जी के यहाँ। किसके यहाँ? महान नाम बताओ महान जी का। जी हम स्टाफ थे वहाँ। हाँ? महान जी के यहाँ महान जी के स्टाफ थे, जी तो क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे सर। काम करते थे। कब चोरी किया इसको? कल हैं? कितना दिन हो गया? 1-2 दिन हो गया। ठीक है, जामा तलाश लीजिए इनका। तो ये भी अब लेटने के बाद बैठ चुका है। अभी एक सीन इसका और बाकी है क्योंकि इसको खड़ा होना है। अभी इसके बाद जामा तलाशी ले जानी है। लेकिन आपने ये देखा कि ये भी लेटा हुआ है, इसके भी बराबर में एक बैग रखा हुआ है। मासूम पुलिस वाले अब तक बैग खोले नहीं है, उसी से कहते हैं खोलो। बैग खुलता है, उसके अंदर से फिर एक वैसे ही लगभग पॉलीथिन निकलता है और उसके अंदर से चोरी का माल निकलता है, गहने वहने। तो पहले सीन और इस सीन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, कैरेक्टर अलग था, कहानी और डायलॉग लगभग एक जैसे थे। तो अब ये दूसरा सीन खत्म हो गया, यहाँ से भी इस चोर के पास से चोरी का माल बरामद हो गया। अब वो लेटने के बाद से बैठ चुका था। अब बारी थी उसे खड़ा करने की। 2 पुलिस वाले मदद करते हैं, फिर उसको खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद अब जामा तलाशी लेने की बारी थी, मतलब उसके जेबों की तलाशी लेनी थी। अब उसे खड़ा किया गया, अब जामा तलाशी ली जा रही है। ये सीन देखिए। जेब तलाश, जेब निकाली। हाँ, सबका निकालो, तो सबका निकालो ना, फिर देंगे। दिखाइए इसको, नजदीक से लो जरा। चलो पैसे ठीक है, वो जेब निकालो, वो जेब दिखाओ। ये वाला जेब निकालो ना, खोल। इसमें से क्या है? हटा लो। मोबाइल है इसका। मोबाइल कब्जा पुलिस कब्जा लो। लीजिए आप। और देखिए क्या है। ये जिंदा कारतूस। हाँ, ठीक है, चलिए इसको जो कब्जा पुलिस में लीजिए, आइए। तो जामा तलाशी वाली सीन आपने देखी। इसमें एक जगह पे डायरेक्टर यानी जो सीनियर पुलिस अफसर है उसकी आवाज़ आती है। जब वो जेब की तलाशी ले रहा तो कहता है, अरे ठीक से जेब देखो। अब जैसे ही वो कहते हैं, ये डायलॉग मारते हैं, बल्कि वो डायलॉग एग्जैक्ट ये था कि ई वाला जेब निकालो ना, खोलो इसमें क्या है। जैसे ही डायरेक्टर साहब बोलते हैं, यानी वो पुलिस अफसर, तो जो सिपाही जेब की तलाशी ले रहा है, अचानक आखिर में उसकी जेब से एक चीज़ बाहर निकलता है और कहता है, जिंदा कारतूस है ये। अब जामा तलाशी हो गई, इस कैरेक्टर से सवाल जवाब हो गया, बैग भी बरामद हो गया, इसका भी अब सीन खत्म। 2 कैरेक्टर 2 सीन लोकेशन पर खत्म हो चुके हैं, शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिर आपसे कह रहा हूँ कि बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पहले शख्स की जामा तलाशी ली गई थी उसमें से भी एक कारतूस, जो दूसरे शख्स की ली गई उसके जेब में से भी एक जिंदा कारतूस। तो इन दोनों के पास एक एक कारतूस बरामद हुआ। अब ये दूसरा बंदा भी, जो दूसरा क्रिमिनल चोर, ये भी अब जमा हो गया, जब्त हो गया। पुलिस वाले कहते हैं चलो इसको अब ले जाओ। तो इस कहानी के 2 कैरेक्टर की शूटिंग पूरी हो गई है। अब उनका इस फिल्म में कोई रोल नहीं है, अब वो वहाँ से निकल चुके हैं कैमरे के बाहर। अब तीसरे कैरेक्टर की शूटिंग बाकी है। लोकेशन थोड़ा सा यहाँ भी चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले से नज़दीक दूसरे वाले का, दूसरे के करीब तीसरे वाले का। अब दूसरे को विदा करने के बाद पुलिस वालों की आवाज़ आती है, चलो अब वो पहुँचते हैं तीसरे कैरेक्टर के ऊपर। कमाल है उस तीसरे का भी, आराम से बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, चारों तरफ पुलिस वाले, हाथ में पिस्टल है, हथियार है,
पैर में गोली लगी है तीनों को। जमीन पर बेपरवाह बेफिक्र लेटा हुआ है, सर के नीचे हाथ डालकर। इत्तेफाक से जो शूटिंग में दिख रहा है वो ये कि उसके पास भी बराबर में एक बैग रखा हुआ है। अब वो पहुंचता है। मुझे लगता है कि अब तक के जो 2 कैरेक्टर थे जो उन्होंने अपने डायलॉग अदा किए, उन सब में सबसे बेहतर ये तीसरा अदाकार था, ये तीसरा क्रिमिनल या चोर। क्या फटाफट इसने, जैसे ही पुलिस वाले ने पूछा सिर्फ, और इसने क्या जवाब दिया, अपनी ओपनिंग लाइन आप भी सुनिए, जरा सी झलकी ओपनिंग लाइन सिर्फ उसकी, कि वो उससे पूछता है हाँ भाई नाम बता, और वो किस कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगा कि पूरा डायलॉग उसने न मालूम कितनी बार रटा होगा ये बोलने से पहले। सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले भगवानपुर में हमारा घर है। अब इसके बाद पुलिस वाले फिर वही 2 सीन वाला लगभग रिपीट है मामला, डायलॉग भी सेम है, सीन भी एक ही जैसा है। ये भी लेटा हुआ है, इसके बराबर में भी एक बैग है, उस बैग को भी इसी से खुलवाया जाता है, कहा जाता है खोलो। उस बैग से भी एक लगभग ऐसी एक पॉलीथिन निकलती है, उसमें से भी चोरी का माल निकलता है और पूछा जाता है, वो एक्सेप्ट करता है। सब कुछ हो गया। अब बारी थी उसको फिर से, पहले लेटा हुआ था, फिर बिठाया और अब खड़ा करने की, क्योंकि लास्ट में जामा तलाशी होनी है। इस पूरे फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ यूं ही है। तो अब उसको खड़ा किया गया। फिर 2 पुलिस वालों ने, चूंकि पैर में गोली लगी हुई है, सहारा देकर उसको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद अब उसकी जामा तलाशी ली जाने लगी। अब जामा तलाशी हो रही है, देखिए कैसे हो रही है, विथ डायलॉग। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले भगवानपुर में हमारा घर है। ये झोला उठाओ, बैग उठाओ, खोलो इसको। निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। ये तुमने चोरी किया था? जी। कब चोरी किए थे? ये चोरी हुआ था इतवार को दोपहर में। चलो इसको खड़ा करो, इसकी जामा तलाशी खड़ा करो। तो इसकी भी जामा तलाशी हो गई, भाई के भी जेब से मोबाइल पैसे सब मिले, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसकी भी जेब से एक जिंदा कारतूस मिला। तो कुल मिलाकर इन तीनों कैरेक्टर की कहानी ये कि तीनों जमीन पर लेटे हुए जब फ्रेम खुला, लाइट कैमरा एक्शन शुरू हुआ, तीनों के पास एक एक बैग, तीनों ने बैग खोला, तीनों के बैग में पॉलीथिन, उस पॉलीथिन में चोरी का माल, और तीनों की जेब से एक एक जिंदा कारतूस। जबकि इन तीनों में से कट्टा जो फ्रेम में दिख रहा है वो दूसरे नंबर वाले के बराबर में रखा हुआ था, सर्किल बनाकर। बाकी दोनों के पास से कोई कट्टा और गन बरामदगी नहीं दिखाई, लेकिन तीनों की जेब से एक एक कारतूस जरूर बरामद हो। अब जेब में रखकर ये कारतूस तीनों घूम रहे हैं। खैर, अब इसके बाद यहीं पे शूटिंग पूरी होती है, और शूटिंग पूरी होने के बाद तीसरे को भी जब्त या जमा कर दिया जाता है, यानी अरेस्ट, और उसके बाद वहाँ से ये लोग निकल लेते हैं। अब निकलने से पहले शूटिंग पूरी हो चुकी थी, तो अब डायरेक्टर साहब को कहानी भी सुनानी थी, जो भी उस ऑपरेशन को वहाँ पर लीड कर रहे थे। तो फिर एक कैमरे पर बाकायदा जब शूटिंग पूरी हो गई तो वो कहानी सुनाई जाती है। तो मैं वो कहानी सुनाऊँ, उससे अच्छा है कि पुलिस वाले भाई साहब से भी पूरी कहानी सुनी जाए कि ये शूटिंग किस लिए चल रही थी, यहाँ क्या हो रहा था, तो उनकी भी कहानी सुनी। ये रविवार की सुबह जो संकट मोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे एक चोरी हुई थी, जिसमें कई गहने और इसमें नगद कैश चोरों द्वारा घर से लूट लिया गया था। इसी में महंत जी द्वारा सोमवार को इसकी सूचना थाना स्थानीय पर दी गई थी, जब वो दिल्ली से वापस आए, और इसी पे पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो खंगाली गई थी। इसी में जो कुछ लोग मुंह नकाबपोश होकर के, मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी, और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एसओजी प्रभारी और मैं बेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की, और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, और इसमें जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये वहीं के कर्मचारी थे, जिनका राकेश, गोलू और विक्की नाम था, और जो अन्य 3 थे इनके साथी थे, वो भी यहीं पे काम किया करते थे, और इनके द्वारा कई दिनों से प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। और जो आज है, ये लोग उस जो लूटा हुआ सामान था
उसको बांटने की उसमें थे ये लोग, और उसी में पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें इस पे दबिश देकर के ये कार्रवाई की गई। तो आपने सुन ली। कुल मिलाकर कहानी ये थी कि वाराणसी के मशहूर प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत साहब के घर चोरी हो गई थी, और इस चोरी के दौरान उनके घर से 100 साल पुराने हीरे, जवाहरात और माणिक, ये सारी चीजें चोर चुरा कर ले गए। इसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोरों के बारे में पता चला। उसमें पता चला कुछ तो उन्हीं के घर के मुलाजिम थे। फिर पुलिस ने जाल बिछाया। फिर पुलिस के हिसाब से उनको ये खबर मिली कि ये लोग वाराणसी के ही एक देहात के सुनसान इलाके में रात को अपना चोरी का माल बांटने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस टीम मुखबिर की खबर पर वहाँ पहुँचती है। इसके बाद मुठभेड़ होता है, यानी इनकाउंटर। इस इनकाउंटर में 3 लोगों को पैर में गोली लगती है, बिल्कुल सही निशाना घुटने के नीचे, एक के बाएं पैर में, 2 के दाएं पैर में, तीनों के पैर पे कपड़े बंधे हुए। 3 जो है इनकाउंटर के डर से सरेंडर कर देते हैं, तो 6 लोग पकड़े गए। और उस इनकाउंटर के बाद ही ये फिल्म शुरू हुई। हर चीज़ अपनी जगह पर, तीनों लेटे हुए हैं घायल, पहले ही कपड़े बांधे जा चुके हैं। उसका तो कहा गया लेट जाओ, बैग सबके वहीं पर रख दिए गए। पुलिस वाले ने खोला भी नहीं। अब जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन शुरू हुआ, पुलिस वालों ने डायलॉग मारा। उसके बाद इनसे बैग खुलवाया गया, चोरी के सारे माल एक साथ बरामद हो गए और फिर तीनों को ले जाया गया। ये आफ्टर एनकाउंटर की तस्वीर और कहानी थी। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसको देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा। अब ये तो टुकड़ों में भी आपको दिखा दी सब। अब मैं चाहता हूँ कि जो पूरी फिल्म है आफ्टर एनकाउंटर, इसको 1 गो में भी आप देख लीजिए, ताकि तारतम्य बना रहे और 1 गो में आप इस कहानी को बेहतर से समझ सकें। तो अब अनकट 1 गो में ये तीनों कैरेक्टर की पूरी कहानी पेश। ओके, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम क्या है? स्वर्गीय रामजनंद। कल फिल्म थी। ये बैग किसका है? बैग निकालो, बैग चेक करो। बैग है, यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको, खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आओ जी, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है, ये कहाँ का सामान है? ये सब मंदिर का सामान है। सब किसके मंदिर का? महंत जी का। कौन महंत जी? दिसंबर नाथ मिश्रा। वहाँ तुम लोग चोरी किए थे अभी? हमने चोरी किया था, दूसरा कोई हाँ, चोरी किया। कई लोग मिलके थे? कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग। उसी के सामान है ना ये? ठीक, बाहर निकालो, बाहर निकालो सामान। चलिए सामान के सभी का गिनती लीजिए, ठीक है? हाँ, और ये एक और बरामदगी का वो बनाइए। इसको चेक करिए, इसको करवाइए। मना किया, एक लोग बनाए। एक आदमी इनकी जमा तलाशी लीजिए, निकालो इनकी जेब से, जमा तलाशी लीजिए। उधर दिखाओ मोबाइल में। ये फोन, राउंड भी है, एक राउंड है, ठीक है? ठीक है, उठा लीजिए। मैं नहीं खुली कब्जा पुलिस लीजिए। इसको एनवेलप है, किसमें लेंगे इसको? कोई पन्नी नहीं, पैकेट इसको रखिए, कब्जा पुलिस लीजिए। ठीक है, ठीक है, 2 लोग इनको जो है इनको हिरासत इसी में पन्नी में डाल दीजिए, पन्नी में डालिए, पन्नी में डालिए। आइए दूसरे वाले कागज पर नजदीक ले आओ। और क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उठो। क्या किए थे तुम? 3 लोग के साथ में थे। क्या ये तुम्हारा बैग है? खोलो इसको, निकाल दीजिए, लाओ। खोलो बैग, खोलो ये, खोलो दूसरा चैन। ये क्या है? निकालो ये क्या है ये? खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सर महान जी के यहाँ। किसके यहाँ? महान जी, नाम बताओ महान जी का। जी हम स्टाफ थे वहाँ। हैं? महान जी के यहाँ महान जी के यहाँ स्टाफ थे, जी तो क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे सर। काम करते थे। कब चोरी किया इसको? हैं? कितना दिन हो गया? 1-2 दिन हो गया। ठीक है, जामा तलाश लीजिए इनका। खड़ा करो, जमा तलाशी लो। हम पकड़ो, जेब तलाश, जेब निकाली। तलाशी लो। हाँ, सबका निकालो, तो सबका निकालो ना, कुर्ती में हो। दिखाइए इसको, नजदीक से लो जरा। चलो पैसे ठीक है, वो जेब निकालो, वो जेब दिखाओ। ये वाला जेब निकालो ना, खोल, इसमें से क्या है? हटा लो। मोबाइल है इसका। मोबाइल कब्जा पुलिस लो। कब्जा लीजिए आप। और देखिए क्या है। ये जिंदा कारतूस, हाँ, ठीक है? चलिए, इसको जो कब्जा पुलिस में लीजिए। आइए,
ए, उठ, क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल, कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले हैं, भगवानपुर में हमारा घर है। ये झोला उठाओ, बैग उठाओ, खोलो इसको। निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के यहाँ चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। ये तुमने चोरी किया था? जी, ठीक है। कब चोरी किए थे? ये चोरी हुआ था इतवार को दोपहर में। चलो इसको खड़ा करो, इसकी जामा तलब से खड़ा करो, इसको उसकी बैग में रखो, तो जामा तलब फ्रीज इसका रखो। ये मोबाइल है तुम्हारा? जी। ये पैसे? जी हाँ ठीक है, चलो ठीक है। जमा तलाशी निकालेंगे, जेब से क्या निकल रहा है? एक जिंदा कारतूस, ये पैसे जो चोरी किए गए हैं, मोबाइल। ठीक है, देखो पैसे रख इसी में। तो उम्मीद है आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। यूपी पुलिस प्रेजेंट्स एनकाउंटर। अपनी राय जरूर दीजिएगा।